नमस्कार, मेरा नाम राहुल त्रिपुरा। मैं फिर से नया वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आज ध्रुव राठी और बीजेपी के बारे में। लेकिन ध्रुव भाई की कहना है कि डिक्टेटरशिप चल रही है बीजेपी के अंदर और हमारा देश पूरा नीचे गिर रहा है। इसी बारे में हम जानने के लिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। मोदी खुद को गंगा पुत्र कहा करते थे, तो अब नमामि गंगे के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? क्यों नहीं मांग रहे वोट काम पर? ये मेक इन इंडिया का शेर याद है दोस्तों? अब तो ये शेर कहीं नहीं दिखाई देता किसी चुनावी पोस्टर पर। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आदर्श गांव, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख, स्किल इंडिया, मुद्रा लोन, लुक ईस्ट पॉलिसी, करोड़ों रोजगार, नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोरोना अग्निवीर। अरे कुछ तो ऐसा होगा जिसके दम पर चुनाव लड़ सको। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राहुल गांधी ने तो नरेंद्र मोदी को ओपन डिबेट के लिए भी चैलेंज कर दिया। इतना अच्छा मौका है कि ये राहुल गांधी के साथ 1-on-1 डिबेट करे और बता दे लोगों को, देश की जनता को दिखा दे कि इन्होंने 10 साल में कितना काम किया। लेकिन ना तो इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इन 10 सालों में, ना कोई अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू किया जिसमें कोई खुलकर सवाल पूछ सके इनसे। तो कहां से इनमें हिम्मत होगी एक डिबेट करने की? Allowed to arrest purple border. लोगों ने ग्रोक से जब गोदी मीडिया को लेकर सवाल पूछे तो जवाब में इसने कहा, रिपब्लिक, भारत, जी न्यूज, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज जैसे चैनल्स इस लिस्ट में शामिल हैं, जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडा को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। इसने ये तक कह दिया कि सबसे दल्ले एंकरों में अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी टॉप पर हैं, चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर। भारत में रहना है तो प्रधानमंत्री ने जो बोला है चुपचाप उसको फॉलो करें, चुपचाप। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पॉलिटिशियन को लेकर लोग इतने अंधे हो गए हैं? बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिताएंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। नरेंद्र मोदी के बचपन की ये फोटो देखिए। वे 1950 यानी 1950 में पैदा हुए थे। क्या उस समय किसी गरीब परिवार में पैदा हुए बच्चे के पास ऐसे कपड़े होंगे? उसमें मैं खुद 1994 में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरी तो बचपन की ऐसी कोई फोटो नहीं मिलेगी आपको जिसमें मैंने कोई सूट पहन रखा। इंडिया टुडे ने इनकी पुराने घर की एक फोटो पब्लिश करी थी, स्क्रीन पर देखिए। बहुत बड़ा घर नहीं है, लेकिन क्या आपको ये 1950s के किसी बहुत गरीब परिवार का घर दिखता है? मार्च में आई इस रिपोर्ट को देखिए। भारत में इनकम इनइक्वालिटी 100 साल में सबसे ज्यादा हो गई। इतनी बुरी हालत अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होती थी। तो इन बीजेपी वालों ने क्या सोचा कि अवतार से एक लेवल नीचे इन्हें सर्वगुण संपन्न शक्तिमान दिखाया जाए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। लेकिन किसी को यहाँ शक्तिमान बनाने का सबसे आसान तरीका है कि दूसरी साइड वाले की इमेज नीचे गिराओ। इसलिए इनके आईटी सेल ने राहुल गांधी को पप्पू बना दिया। व्हाट्सएप पर इनकी आधी अधूरी क्लिप्स तोड़ मरोड़ के दिखाई जाने लगी कि जैसे राहुल गांधी में तो कोई समझ ही नहीं है, वो तो बिल्कुल बेवकूफ इंसान है। लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले 10 साल में पीएम मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कोई अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं किया, जबकि राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक लेक्चर दिए हैं। लोगों से ढेर सारी हर साल 2 साल अनस्क्रिप्टेड इंटरैक्शंस की हैं। ये बात सही है कि उनकी कुछ फनी क्लिप्स जरूर है जहां उनके मुंह से कुछ उलट पुलट निकल गया। This morning, I got up at night. लेकिन ऐसी क्लिप्स तो नरेंद्र मोदी की भी बहुत है। तीसरा कहा था विमेन डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। मैं कब हो गया ये? कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों हमारे देश में जो हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना लिविंग गॉड मान चुके हैं। ऐसे लोगों से तो लॉजिक की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन जो बाकी लोग हैं, आप एक कॉमन सेंस की बात सोचिए। चलिए एआई फिएस्टा पर मौजूद सभी एआई से ये सवाल पूछ लेते हैं। अब कुछ हमारे देश में ब्रेन वॉश लोगों का एक सेक्शन है जिन्हें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि उनके घर की महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है नहीं मिल रही, उनके बच्चों को शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही, रोजगार है नहीं है। उन्हें बस चाहिए कि मुसलमानों की ऐसी तैसी कीजिए। और इन्हीं लोगों को मनाने के लिए नरेंद्र मोदी के हिंदू मुसलमान वाले भाषण होते हैं। कभी मोदी कहते हैं कि कपड़े देखकर दंगाइयों को पहचाना जा सकता है, तो कभी अमित शाह एक भाषण में मुसलमानों के खिलाफ डॉग व्हिस्टलिंग करते हैं। कहते हैं कि 2002 में उन्होंने दंगे की और नरेंद्र मोदी ने उन्हें सबक सिखाया। प्रधानमंत्री मोदी को इस सब की कोई हिचक नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे पद की कोई गरिमा है, इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। खुल्लम खुल्ला कम्युनल बेशर्मी के साथ वो भाषण देते हैं। ये भाषण दिया था उन्होंने राजस्थान में, जहां मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर वोट मिलने। आतंकवादियों का जो एजेंडा है देश को तोड़ने का, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाने का, देश को सिविल वॉर की कगार पर ले जाने का, यही एजेंडा बीजेपी के लोग भी फॉलो करते हैं। चारों तरफ आप इन लोगों की पोस्ट देखोगे सोशल मीडिया पर, सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करते हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। ये चाहते हैं सभी हिंदुओं के अंदर डर बैठे, आतंकवादियों से नहीं बल्कि अपने देश के मुसलमानों से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से। ये चाहते हैं सभी मुसलमानों के अंदर डर बैठे, आतंकवादियों से नहीं बल्कि अपने देश के हिंदुओं से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से।
सोनम वांगचुक को दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो बताना जरूरी बनता है कि ये वही इंसान है जिनसे इंस्पायर्ड होकर 3 इडियट्स फिल्म में रांचो का कैरेक्टर बनाया गया था। जो काम रांचो ने फिल्म में किए थे वैसे ही इनोवेटिव आविष्कार सोनम वांगचुक ने असल जिंदगी में किए हैं। 2021 में इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए ये एनवायरमेंट फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट्स बनवाए थे। इसकी मदद से हमारे जवानों को लद्दाख की कड़कती हुई ठंड में भी एक रहने की कंफर्टेबल जगह मिल पाई। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने लद्दाख में कई सारी कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग्स को भी डिजाइन किया है और आइस स्तूपास का कॉन्सेप्ट भी यही लेकर आए थे। लद्दाख में वाटर शॉर्टेज से डील करने के लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इन आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का। यही कारण है कि इन्हें थ्रू आउट द इयर्स ढेर सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया, चाहे वो रामोन मार्क्सेस से अवार्ड हो, ग्रीन टीचर का अवार्ड हो या फिर यूनेस्को की तरफ से अवार्ड ही क्यों ना हो। तो आज जब यही सोनम वांगचुक एक इंडेफिनिट फास्ट पर बैठे हैं, कुछ तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम है लद्दाख में डेमोक्रेसी की, लद्दाख के पर्यावरण की और लद्दाख के लोगों के राइट्स की। सभी लद्दाख के लोगों की 4 मेन डिमांड्स हैं यहाँ पर। पहला, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में डाला जाए। दूसरा, लद्दाख को फुल। किसी ने एक बार कमेंट्स में पूछा था कि अगर कल को इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो क्या मैं तब भी आवाज उठाऊंगा? ऑब्वियसली उठाऊंगा, इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जब तक देश स्वर्ग नहीं बन जाता तब तक सुधार का स्कोप हमेशा है, तब तक आवाज उठानी बनती है और जब सब ठीक भी हो जाए तब भी नजर बनाए रखनी पड़ती है। यही लोकतंत्र है। और वैसे अभी तो बहुत 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 कुछ सुधारना बचा है। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, इनकी वाइफ का कहना है कि सोनम वांगचुक ट्रेसेबल नहीं है। उनके बारे में कोई अता पता नहीं कि वो सही हालत में भी है या नहीं, और है तो कहां पर है। जिस एक्ट के तहत इन्हें अरेस्ट किया गया है ये अपने आप में ही इतना अनडेमोक्रेटिक है कि अगर सरकार कहे कि ये इंसान नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है तो इसे 1 साल के लिए डिटेन किया जा सकता है और कोर्ट में पेश करने की भी जरूरत नहीं। इसके अलावा इन्हें लीगल हेल्प भी डिनाई की जा सकती है। आमतौर पर सरकार जब ये कानून लाई थी तो कहा था कि आतंकवादियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है इसका एक फेमस साइंटिस्ट, इनोवेटर, एजुकेटर और ऐसे एक्टिविस्ट को अरेस्ट करने में जिन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन किया है, न जाने जिन्होंने कितने अवार्ड जीते हैं अपने काम के लिए, और एक ऐसे इंसान जिन्होंने हमेशा नॉन वायलेंस और गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो किया है। ये घटना दोस्तों सही मायनों में देश की डेमोक्रेसी के लिए एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सबसे शॉकिंग चीज तो यह है कि किस तरीके से सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया लोगों को अपनी गाड़ी की इतनी चिंता होती है कि एक छोटा सा स्क्रैच या डेंट भी लग जाता है ना, चिल्लाने लग जाते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं। और यहाँ डेमोक्रेसी की गाड़ी पर ऐसे डेंट मारे हैं, इस तरीके से धज्जियां उड़ा दी गई हैं इस गाड़ी की कि लोग हैरान है देखकर कि गाड़ी अभी भी चल कैसे पा रही। अगर आप अपने आप को देशभक्त कहते हो और गाड़ी की ये हालत देखकर भी अपनी आवाज नहीं उठाते तो क्या आप देशभक्त कहलाने लायक भी हो? इसी महीने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 रिलीज हुई स्वीडन के वी डेम इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इसने इंडिया को पता है कौन सी कैटेगरी में डाला है? इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में डाला है। फुल डिक्टेटरशिप से 2 कदम दूर। इसका मतलब है कि देश में मल्टी पार्टी इलेक्शंस तो हो रही हैं लेकिन एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही है, लोगों की आजादी खत्म करी जा रही है। तो एक बात तो पक्की है कि सोशल मीडिया पर भी लोगों की आवाज बंद करने की पूरी तरीके से कोशिश करी जा रही है, और जब मेरी आवाज फाइनली पूरी तरीके से बंद हो जाएगी तब क्या जवाब दोगे? तब क्या आर्ग्यूमेंट बचेगा? अरे कोई बोलने वाला ही नहीं बचा। इसका मतलब डेमोक्रेसी अच्छी चल रही है देश में।